तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा हाइड्राइड्स के टाइप जो है आयनिक और सैलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा टाइप है कोवलेंट हाइड्राइड और तीसरा टाइप है मेटेलिक हाइड्राइड। अब हम यह समझ रहे हैं आयनिक और सैलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, बनते कैसे हैं वो। तो ये बनते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के थ्रू। जब कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ ऐड होता है तो ये बनते हैं आयनिक या सैलाइन हाइड्राइड्स। यानी कि हम मान सकते हैं जो फर्स्ट ग्रुप होती है हमारी उसमें ऑल आर द मेटल्स, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, सबके साथ जो है H ऐड हो जाएगा तो आपका बन जाएगा ये सैलाइन हाइड्राइड। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप का मतलब है कि सबकी वैलेंसी +1 ही है ना बेटा, पता है ना आपको। फर्स्ट ग्रुप का क्या मतलब है कि सबकी वैलेंसी +1 है और हमें पता है कि जब हाइड्राइड होता है तो उसकी वैलेंसी -1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaH इज द सैलाइन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड KH इज द आयनिक हाइड्राइड, RBH इज द आयनिक हाइड्राइड, CH इज द आयनिक हाइड्राइड, FRH इज द आयनिक हाइड्राइड। ठीक है। अब आपको पता है यदि मैं यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल लैटाइस बनाऊं बेटा तो उसका मतलब जैसे समझिए कि हमारा ये क्लासरूम है सारा, ये क्रिस्टल लैटाइस है जिसमें आप लोग बैठते हो तो आप लोग उसका एक स्मॉल यूनिट सेल हो, है ना, कि आप लोगों से ही क्लास बनी है। सपोज करिए पंखे भी लगे हुए हैं, लाइट्स भी लगी हुई है, तो दीज आर द स्मॉल यूनिट सेल्स। तो हम कह सकते हैं जो पूरा जो क्रिस्टल लैटाइस होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो पार्टिकल आपका आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। तो इसमें जो आयनिक या सैलाइन हाइड्राइड्स होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन की फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, या दोबारा समझाऊं? स्टूडेंट्स क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं सैलाइन हाइड्राइड्स आर द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दीज आर द या उनकी देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज द आयन। सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी हो गई ये। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, और थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर तो बहुत ही कम अमाउंट में होगा या नहीं भी हो सकता है। तो दे हैविंग नो कोवेलेंट कैरेक्टर, और जैसे कि या हम कह सकते हैं कि कुछ लाइटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो होता है, जैसे LiH है, BeS2 है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल हाइड्राइड। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि जो थोड़े से लाइटर मेटल हाइड्राइड्स होते हैं उनके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है आयनिक के साथ साथ। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि दोनों अपनी म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो हमारे आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। तो क्या बनाएंगे बताइए, अगर आयनिक हाइड्राइड्स जैसे सपोज करिए NaOH है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बताइए, कुछ बनाएगा बेटा? NaOH। बिल्कुल, आपको दिख रहा है NaOH ही बन रहा है। रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए H2 तो 2 लेना पड़ेगा, तो 2 NaOH है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए 4 और ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने 2 लेना पड़ेगा या काम चल जाएगा? NaH + H2O से NaOH, अगर 2 ना ले तो क्या हो रहा है NaOH + H2, 2 की जरूरत ही नहीं है, यही रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जब तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आयनिक हाइड्राइड्स की कि आयनिक हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस इवॉल्व करते हैं। क्लियर? अब क्योंकि आयनिक हाइड्राइड्स हैं, अपोजिट चार्ज के इंटरैक्शन के थ्रू बने हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम?
क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के इंटरैक्शन के थ्रू बने हैं, तो इनमें वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की तरह वर्क करते हैं और इनको ब्रेक कर पाना थोड़ा हार्ड होता है। यदि आप इनको ब्रेक करना चाहते हो तो आपको ज्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो आयनिक या सैलाइन हाइड्राइड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये बेटा कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या हो गई, ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएंगे, जैसे LiH की रिएक्शन आप B2H6 से करा दीजिए तो LiBH4 बन जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं ये। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5 प्रॉपर्टी तो हो गई लगभग। पहली प्रॉपर्टी क्या हमने डिस्कशन करी थी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से बनते हैं ये। ज्यादातर एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं और उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड होते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस इवॉल्व करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि जो लाइटर मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी शो कर देते हैं। ज्यादातर इनका कैरेक्टर वैसे आयनिक ही होता है। इनका ड्यू टू द आयनिक कैरेक्टर दे हैविंग द वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इतनी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, इतनी आप कर लीजिए। अगर ये आते हैं तो आप इनके बारे में लगभग 5 से 6 प्रॉपर्टीज को लिख कर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कोवलेंट हाइड्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही पेपर में आता है। कोवलेंट हाइड्राइड अगेन डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कोवलेंट हाइड्राइड, 3 पार्ट्स में। इसके पार्ट्स आते हैं हर बार। तो कोवलेंट हाइड्राइड जो होते हैं वो ज्यादातर P ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और कोवलेंट हाइड्राइड्स P ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो P ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे CH4 बन गया, जैसे CH4। तो नॉन मेटल है कार्बन, हाइड्राइड्स की फॉर्म में वो CH4 बना देगा, क्योंकि पता है कार्बन की वैलेंसी +4 होती है, हाइड्राइड की 1 होती है, तो C1H4। तो हम कह सकते हैं CH4 इज द कोवलेंट हाइड्राइड। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है सबको। दूसरा एग्जाम्पल हम वाटर ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, हम H2O ले सकते हैं, HF ले सकते हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। क्योंकि आपको पता है P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स आते हैं। तो आप ग्रुप 13 टू एलिमेंट 18 कोई सा भी एलिमेंट लेकर उसके साथ हाइड्राइड को जोड़ दीजिए तो आपका कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको, आगे बढ़ूं। कोवलेंट हाइड्राइड्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, न कम है न ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन रिच। अब आपको दिख रहा है कि हमें ज्यादातर सारे कोवलेंट जो हाइड्राइड्स हैं वो P ब्लॉक के एलिमेंट्स के थ्रू बनाने हैं, कि P ब्लॉक का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करे और कोवलेंट यानी कि हाइड्राइड के फॉर्म में करे और कोवलेंट हाइड्राइड बना दे। अब आप देख रहे हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, बताइए बेटा। हमारी पीरियोडिक टेबल का कोई सा ऐसा ग्रुप है जहां पर कोई भी शेयरिंग करने के बाद में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है? ऐसा कोई ग्रुप नहीं याद? ग्रुप नंबर 13। तो जब ग्रुप नंबर 13 की मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ यानी कि हाइड्राइड के साथ मिलती हैं तो वो बनाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ठीक है, जैसे BH3। तो इसके 3 पार्ट्स हैं,
हम नंबर 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं BH3 AlH3, तो गलत होगा क्या बच्चों? आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप में आता है, क्योंकि जो इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है बोरोन, उसकी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 के साथ ही कॉम्बो कर पाता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 6 ही हुए, और जो 2 हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो 2 वो अदर किसी दूसरे एटम से लोन पेयर की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही AlH3 के केस में है, आप देख लीजिए कैसे। ये हम B बनाते हैं, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ही हाइड्रोजन है, और इसमें ये रहा, तो बोरोन का ये बन जाता है। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1 2 3 4 5 6। कितने चाहिए बोरोन को? 8 चाहिए ना, 6 तो हो गए, 8 इसको चाहिए, 2 और चाहिए। तो ये नाइट्रोजन से जुड़ता है या किसी अदर एटम से जुड़ता है जिसके पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर यहाँ आ जाता है, और इसके बाद 2 और पूरे होके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट जब हाइड्राइड्स के साथ जुड़कर कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो वो कोवलेंट हाइड्राइड का डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड वाला टाइप बनाते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जब वो हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर आ रहा है? यस मैम। यानी कि ग्रुप नंबर 13 के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वहां पर हाइड्राइड जो बनते हैं वो डेफिशिएंट टाइप के बनते हैं, कमी है उनके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है कि हम एक्यूरेसी के पास हैं, हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं उसके बिल्कुल पास हैं हम। अब कौन सा ग्रुप ले सकते हैं आपकी बात? ग्रुप नंबर 14 ले सकते हैं। ग्रुप नंबर 14 क्या होता है कि वो 4 कार्बन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो वो प्रीसाइज है। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 यानी कि जैसे CH4 हमने बना दिया, ऐसा H4 हमने बना दिया, वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स। तो व्हेन द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 14 फॉर्म, देन दे आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। ठीक है, तो हमने कार्बन लिया ग्रुप नंबर 14 का, उसके साथ हाइड्राइड जोड़ा तो CH4 बन जाएगा, सेम ऐसा H4 बन जाएगा, बन जाएंगे ना, GeH4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? और इलेक्ट्रॉन हर टाइप इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो बनाते हैं वो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हाइड्राइड के साथ रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 to 17 जो बनेंगे, ऑल आर द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो ग्रुप नंबर 15 to 16 एलिमेंट प्लस हाइड्राइड गिव्स इलेक्ट्रॉन रिच टाइप ऑफ द हाइड्राइड। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ द हाइड्राइड्स एंड विच इज मेटेलिक हाइड्राइड्स, या हम इसको कह सकते हैं नॉन स्टैचियोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ द हाइड्राइड। इसके भी 3 नेम्स हैं। नॉन स्टैचियोमेट्रिक का मतलब है कि जब भी रिएक्शंस होगी तो कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि जिससे भी वो पूरा हाइड्राइड बना है, चाहे वो किसी एलिमेंट से बना और हाइड्राइड के साथ बना हो, तो उनका कंपोजिशन भी जब चेंज होने लगे, स्टैचियोमेट्रिक में कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता और नॉन स्टैचियोमेट्रिक में कंपोजिशन चेंज हो सकता है, हो ही जाता है। ठीक है, तो इनको मेटेलिक भी कहते हैं, नॉन स्टैचियोमेट्रिक भी कहते हैं और इंटरस्टिशियल भी कहते हैं हाइड्राइड। ठीक, इनके 3 नाम हैं। ये D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो दीज जो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, जिसको मैंने अभी इंटरस्टिशियल और नॉन स्टैचियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा है, तो इनको बनाते हैं FD ब्लॉक एंड F ब्लॉक।
के एलिमेंट प्लस हाइड्राइड। तब हमारे बन जाएंगे मेटेलिक हाइड्राइड्स। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया? ये जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि इनके पास जो होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। आपने देखा होगा डी ब्लॉक जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या वो कलर इम्पार्ट करते हैं, वो सब उनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं, डी ऑर्बिटल्स की वजह से ही होते हैं वो। तो यहाँ पर हम ये बोल पाएंगे कि दीज हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मतलब यहाँ पर नॉन स्टैचोमेट्रिक का मतलब है कि हाइड्रोजन के कंपोजिशन में कमी हो सकती है। तो काफी एग्जाम्पल भी आपकी बुक में गिवन होंगे कि जहाँ पर हाइड्रोजन डेफिशिएंट होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है LaH और उसके नीचे लिखा हुआ 2.87। इसका मतलब है कि जो LaH है उसमें 2.87 इनकी 3 ना होके 2.87 है कंपोजिशन हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा लेस हो जाता है। इसी वजह से हम इसे नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड्स बुला रहे हैं। ठीक है बेटे? सही आ गया? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर कंपोजिशन ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, वो एज ए स्टोरेज मीडिया की तरह वो एलिमेंट वर्क करते हैं। जैसे पैलेडियम है, प्लैटिनम है, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रखते हैं, देयरफॉर कैन बी यूज एट इट्स स्टोरेज मीडिया। तो जो कमी होती है वहां पे जो कंपोजिशन है, जहाँ पे फिक्स नहीं है, तो वहां पर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बन जाते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि एक जो क्रिस्टल लैटाइस में आयन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फिक्स ना होके, जो जैसे आपकी क्लासेस में गैलरीज बनाते थे ना, 3 चेयर डालते हैं, बीच में गैलरीज होती हैं, तो उन गैलरीज में आयन आकर फिक्स होने लगते हैं। मेरी बात को इमेजिनेशन करो बेटा कि आपका क्लासरूम है और उसमें 3 लाइन चेयर्स हैं, तो बीच बीच में गैप भी तो होता है आपके निकलने के लिए। उनको हम कहते हैं ऐसे इंटरस्टिशियल साइड इन अ क्रिस्टल लैटाइस। बात समझ में आ गई? तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो वो वहां पर क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनने लगते हैं। आयन जो होते हैं वो कभी कभी इंटरस्टिशियल साइड पर आकर फिट हो जाते हैं और वो क्या बनाने लगते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाने लगते हैं। ठीक है? आ रहा है वो समझ में? और वो अपनी सरफेस पर बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं ताकि उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सके। मेरी बात क्लियर हो रही है? अभी नहीं हो रही है? देखिए 2 टाइप्स के एलिमेंट हमारे पास हैं। एक के पास जैसे हमारा लेंथेनम है, लेंथेनम हाइड्राइड हमने बनाया। लेंथेनम इज द मेंबर ऑफ द डी ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर है डी ब्लॉक का लेंथेनम, जो हमारा डी ब्लॉक का सीरीज है, हमारी लेंथेनम सीरीज। डी और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है जो हमारी डी ब्लॉक में आती हैं, लेंथेनम सीरीज और एक्टिनम सीरीज। ठीक है? लेंथेनम और एक्टिनम सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं और लेंथेनम सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो 71 लेंथेनम है। ठीक है? तो लेंथेनम के पास हाइड्रोजन का कंपोजिशन थोड़ा कम है, तो जिसकी वजह से वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म करने लगते हैं ताकि वो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम होता है हाइड्रोजन का, तो एज ए स्टोरेज मीडिया की तरह वर्क करने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको मेटेलिक हाइड्राइड्स की इन प्रॉपर्टीज को लर्न करना है। अब बताइए किस बच्चे को समझ नहीं आया आज का टॉपिक?